क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है? इन कास्ट ब्लास्टिंग, ठीक है, द ऑप्टिमम स्टेमिंग लेंथ इज। तो अपन आ गए क्वेश्चन नंबर 97। कास्ट ब्लास्टिंग, ठीक है। कास्ट ब्लास्टिंग तो तुम लोग को बता रखा है ऑलरेडी। क्या होता है? क्या होता है कास्ट ब्लास्टिंग? कि अपना लेट्स से अपना बेंच है, अपन ने यहाँ तक ड्रिलिंग कर रखा है, ठीक है, अपन ने ड्रिलिंग कर रखा है। तो अपन चाहते हैं कि जो अपना मटेरियल है इधर उधर सब जगह उसका मूवमेंट ना होकर एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो, ताकि एक पाइल टाइप का बन सके, ठीक है, एक पाइल टाइप का बन सके, जिससे अपना इसको जो लोडिंग करना है, लोडिंग हॉलिंग ये सब अपना जो है इजी हो जाए ना, इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। एक कास्ट ब्लास्टिंग कहलाता है। तो कास्ट ब्लास्टिंग समझ गया। अब क्या बोला गया? ऑप्टिमम स्टेमिंग लेंथ। अच्छा, इसमें तुमसे हम्म, इसमें तुमसे स्टेमिंग लेंथ एल और बर्डन बी में रिलेशन पूछा है कि लेट्स से अपन एल लेंथ तक स्टेमिंग करते हैं और बर्डन बी रखते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या फ्लैशमिंग कितना होना चाहिए। तो इसका रिलेशन कितना होना चाहिए, जो तुम्हारा स्टेमिंग लेंथ है ना, लेंथ स्टेमिंग लेंथ इन जनरल तुम्हारा 0.7 से 1.3 टाइम्स होना चाहिए बर्डन के। समझे? मतलब याद रखने वाला है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे तुम्हें कल बताया था ना, वो उसका रेशियो तुम्हारा तुम्हारा बर्डन का और होल लेंथ का ना, जो तुम्हारा रेशियो बताया था मैं, वैसे ही है, ये भी एक रेशियो है जो तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या बताया था बर्डन का रेशियो तुम्हें? बर्डन का तुम्हें बताया था कि बर्डन तुम्हारा होता है 25 से 40 टाइम्स होता है तुम्हारा ये होल डायमीटर के। ठीक है, मतलब तुम्हारा अगर 25 होल डायमीटर तुम्हारा मान के चलो 10 mm है, 10 mm 100 mm मान लो, 100 mm है, तो तुम्हारा बर्डन लगभग 2500 mm से 4000 mm तक होना चाहिए। समझे? 2.5 मीटर से 4 मीटर तक, ऐसा ऐसा कुछ रिलेशन है बर्डन का और होल डायमीटर का। वैसे इधर भी अपना इस क्वेश्चन में भी अपना रिलेशन है, किसका अपना रिलेशन है ये, स्टेमिंग लेंथ का और बर्डन का। तो तुम्हारा जो स्टेमिंग लेंथ है तुम्हारा 0.7 से 1.3 टाइम्स होना चाहिए बर्डन का। ये डिपेंड करता है तुम्हारा रॉक टाइप, रॉक स्ट्रेंथ, उन सब चीज़ों पे। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब याद करने वाली चीज़ है, याद कर लो, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रखा है? विच ऑफ देम इज नॉट टेक्निक ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग? प्री स्प्लिटिंग, ये तो होता है ना, मतलब तुम्हारा पूरा बेंच है मान लो, लेकिन तुमको यहीं तक ड्रिलिंग, तुमने ब्लास्टिंग करना है तुमको, तुमने ड्रिल होल यहाँ से किया, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो ब्लास्टिंग का इफेक्ट है यहाँ पे ना आए, अपने इस बेंच में ना आए। तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा 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 मतलब पास पास में क्लोजली स्पेस अपन होल ड्रिल कर देंगे, ठीक है, जिसे प्री स्प्लिट कर दिया, ताकि अपन क्या है अपने यहाँ पे जब ब्लास्टिंग करेंगे यहाँ पे क्रैक फ्रैक्चर डेवलप हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा इससे, और इसमें डेवलप नहीं आएगा। प्री स्प्लिटिंग बोल दो, लाइन ड्रिलिंग बोल दो, दोनों एक ही टाइप की चीज़ है। डेक चार्जिंग क्या होता है? डेक चार्जिंग मतलब तुम्हारा जैसे होल है ये, 10 मीटर का होल है, तुमने 2 मीटर तक एक्सप्लोसिव भरा, तुमने 2 मीटर एक्सप्लोसिव भरा। अब तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे अब जो इसका स्टेमिंग था ना, स्टेमिंग वाला जो उसका ड्रिल था, कट ड्रिल था, ड्रिलिंग किया, जो उसका मटेरियल बाहर निकला, उसी को तुमने लेट से फिर तुमने 2 मीटर भर दिया, 2 मीटर तुमने स्टेमिंग कर दिया जो। अब फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने 2 मीटर एक्सप्लोसिव भर दिया, और बचे हुआ जो कितना है 4 मीटर, तुमने 4 मीटर तुम्हारा तुमने फिर से स्टेमिंग कर दिया। तो जो सबसे ऊपर अपन ड्रिल हो उसको कट ड्रिल को भरते हैं, उसको स्टेमिंग बोलते हैं। जो दो एक्सप्लोजिव के बीच में जो रहता है उसको अपन डेकिंग बोलते हैं, डेक चार्जिंग। ये डेकिंग कहलाता है, ठीक है। तो डेकिंग भी तुम्हारा कंट्रोल ब्लास्टिंग होता है। कैसे?
ये तुम्हारा ग्राउंड वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, तुम्हारा ग्राउंड वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है ये। साइड कास्टिंग, साइड कास्टिंग क्या है? साइड कास्टिंग तो कंट्रोल कुछ ऐसा है नहीं, ब्लास्टिंग से रिलेटेड भी नहीं है साइड कास्टिंग। साइड कास्टिंग मतलब जैसे तुम्हारा पे पाइल रखा है मटेरियल का, यहाँ पे तुम्हारा लोडर है, यहाँ पे तुम्हारा लोडर है, ये तुम्हारा उसका बकेट है। तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से पाइल हटा के उधर साइड, यहाँ से पाइल लोड किए, यहाँ पे कास्ट की, मतलब यहाँ पे तुमने साइड कास्ट किया, लोड करके यहाँ पे तुमने डंप कर दिया, तो तुमने यहाँ से पूरा मटेरियल यहाँ डाल दिया, साइड कास्ट कर दिया। इसका क्या लेना देना है कंट्रोल ब्लास्टिंग से, समझे? तो ऑफकोर्स ये साइड कास्टिंग होगा इसका आंसर, ठीक है, आंसर साइड कास्टिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। एयर डेकिंग, ये डेक 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 चार्जिंग एयर डेकिंग दोनों सेम ही चीज है। डेक चार्जिंग मतलब जो तुम यहाँ पे चार्ज कर रहे हो, डेक चार्जिंग के अलावा तुम स्टेमिंग कर रहे हो तो तुम एयर डेकिंग बोलते हो। तो ये सब तुम्हारी टेक्निक कंट्रोल ब्लास्टिंग की होती है। ये जो चार टेक्निक पड़े, कंट्रोल ब्लास्टिंग और जो साइड ब्लास्टिंग, तो ब्लास्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है उसका, ठीक है, समझ आया? लेस मोर, क्वेश्चन नंबर 85, रुको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85, रिले इंटरवल बिटवीन रोज ऑफ होल, इसका मोर होगा यार, इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, अमोल, मोर होगा, ठीक है। आंसर को सही कर लो। अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा अपने कॉन्सेप्ट, कि अपना ये बेंच है, अपने होल डील कर रखा है, ठीक है। अपन ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अपना ब्लास्टिंग अच्छे से ब्लास्टिंग कब होगा, जब उसको फ्री फेस मिलेगा। तो ये वाला जो होल ड्रिल है, ठीक है, इतना जो पार्ट है, इसको तो ये इधर का फ्री फेस मिल रहा है, तो इसको कब मिलेगा फ्री फेस, जब इसका आगे वाला पार्ट निकल जाएगा। तो जो तुम्हारा सेकेंड होल का जो टाइम डिले है तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट होल के आपस का जो बीच का, मतलब ये 2-3 होल तुम्हारा ब्लास्ट हो जाए, उसके बाद इधर तुम्हारा वो, तो इसका मतलब 5 सेकंड मारो तो 10-15 सेकंड हो गया, फिर ये हो तो उसका ज्यादा होना चाहिए। तो देयर इन डबल बिटवीन रोज ऑफ होल, रो जो रो है, दो रो के बीच में ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू फोर्थ इन, इसको मोर कर दो, ठीक है। इतना गंदा हो गया यहाँ पे, इसको तुम एक काम करो, आंसर होगा इसका मोर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्लियर है अमूल? धर्मेंद्र, कल का एक क्वेश्चन रह गया था जो आज बताऊंगा, इसका मोर आंसर, ठीक है। इसमें आंसर कुछ गलत दे रखा है, 85 का एक ही जगह, एक जगह तुम सी कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत बढ़िया। मेन कॉन्सेप्ट ही है यार, आंसर आंसर तो गलत दे रखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 99, इन ओपन कास्ट माइंस टू यूज टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव इन एनी शॉर्ट होल इट इज रिक्वायर्ड, क्या बोला गया? इन ओपन कास्ट माइन टू यूज टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव, तुम दो टाइप के एक्सप्लोजिव को यूज करते हो एक होल में, तो किसकी जरूरत पड़ती है? टू फ्रेम स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर सेफ यूज ऑफ एक्सप्लोजिव, क्या मैनेजर से तुमको बात करना पड़ेगा, कि एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर से बात करना पड़ेगा, कि रीजनल फैक्टर से बात करना पड़ेगा, तो तुम्हें साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? बताइए, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, किसी को बताओ, किसी को पता है क्या? तुम्हें किसका परमिशन या फिर किससे बात करनी पड़ेगी, काइंड ऑफ तुम ये बोला हो तुम्हें दो टाइप के एक्सप्लोजिव को यूज करना है, ठीक है, दो टाइप के, जो बना रहा है एक्सप्लोजिव उसको, उससे बात करना पड़ेगा क्या, कि मैनेजर से बात करना पड़ेगा, मतलब मैनेजर की परमिशन चाहिए होगी? बताओ। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर तुम दो टाइप के एक्सप्लोजिव को यूज कर रहे हो एक होल में, तो तुम्हें उसमें से अगर तुम दो टाइप के एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हो, तुम्हें मैनेजर की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्डर किससे चाहिए होंगे? मैनेजर के, कि हाँ यूज कर सकते हो। अब तुम्हारा है जो मैनेजर, कौन? माइंस मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 100, ड्यूरिंग ब्लास्टिंग ऑफ डीप होल इन ओपन कास्ट कोल माइंस एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट होल्स स्लीपिंग विद एक्सप्लोजिव नो पर्सन शैल बी अलाउड टू बी प्रेजेंट। स्लीपिंग होल तो तुम लोग को मालूम है,
कि मैंने ये बेंच है मेरा, मैंने यहाँ पे ड्रिल कर दिया, एक्सप्लोजिव भर दिया, लेकिन ब्लास्टिंग कल करूंगा, ठीक है, टुमारो। तो ऐसे होल को अपन स्लीपिंग होल बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, तो उस स्लीपिंग होल से तुम्हारा कितना, लोगों को कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, मतलब ठीक है, स्लीपिंग होल है, तो जो लोग होंगे तुम्हारे, जो पर्सन होंगे, कॉम्पिटेंट पर जो भी पर्सन है, उनका जो वर्किंग है, लेबर है, उस स्लीपिंग होल से कितना डिस्टेंस रहना चाहिए उनका। तो ये भी इससे याद करने वाला क्वेश्चन है। कितना, तुम्हारा 100 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी उनको, ठीक है। 100 मीटर अगर स्लीपिंग होल से हो रखा है, तो तुम्हारा 100 मीटर से अंदर नहीं जा सकते। देखो तुम्हें ब्लास्टिंग ऐसा बना दिया, और तुम्हारा ऐसे कनेक्शन रहेगा, 100 मीटर के दूर के बाद 500 मीटर लगभग रहता है शायद वो। यहाँ से तुम्हारा एक्सप्लोडर रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यूज करे हो तो ऐसे एक्सप्लोडर रहेगा, तुम इसको प्रेस करोगे प्लग, तुम्हारा ब्लास्ट करेगा ये। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी बात करें, साइड की बात करें, तो तुम्हारा पर्सन 100 मीटर से उसकी ज्यादा दूरी होनी चाहिए स्लीपिंग होल से, ठीक है। धर्मेंद्र दास, गुड यार, मैनेजर गुड। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 का। मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, वो रखती है क्या, अगर तुम सोचोगे क्यों है 100 मीटर, 200 मीटर क्यों नहीं है, तो जिसने पहली बार रूल बनाया होगा ना, उसको लगा कि 100 मीटर सेव है, तो उसने 100 मीटर कर दिया। अगर उसको लगता है कि 200 मीटर सेव है, तो वो 200 मीटर कर देता। उस पर टोटली, उस पर डिपेंड है, रूल पे, जो बन गया सो बन गया, ठीक है। अब क्या है, ब्लास्टिंग ऑफ होल्स इन द सरफेस माइन इज पॉसिबल बाय हॉट होल्स, होल्स नहीं, हॉट होल्स की बात कर रहा है। तो अगर तुम्हारा जो हॉट होल्स है ना, तुम्हारा हॉट होल्स हो गया, या फिर तुम्हारा फायर एरिया हो गया, तो उसमें तुम्हें चार्जिंग और फायरिंग तुम्हें 2 घंटे के अंदर ही करना होता है, ठीक है। ये रूल है तुम्हारा, डीएजेएस में रूल है ये, क्या कि अगर चार्जिंग फायरिंग तुम्हारा हॉट होल्स है, तुम्हें चार्जिंग फायरिंग 2 घंटे के अंदर करनी पड़ेगी। और हॉट होल्स पॉसिबल, क्या नॉर्मल से पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है भाई। हॉट होल्स है, नॉर्मल से पॉसिबल तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, नॉर्मल डेटोनेटर है, चार्ज को डेटोनेट करेगा। लोइंग टेम्परेचर बिलो 80 डिग्री सेल्सियस, हॉट होल्स मतलब क्या है तुम्हारा, 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है टेम्परेचर, तो लोअरिंग टेम्परेचर से बिलो ये अपन कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया था, अपन ब्लास्टिंग करें यूजिंग वेल्सन और एक्सप्लोजिव, ये भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लोजिव तो अपन कोई सा भी यूज कर सकते हैं, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एक रूल है जो तुमको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन बी तो तुम्हारा कॉमन सेंस है, ऑप्शन सी भी तुम्हारा कॉमन सेंस ही के उससे कम कर सकते हैं, और इमल्सन और एक्सप्लोजिव तो यूज कर ही सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 102, डस्ट एक्सपोजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द पर्सन शैल बी डिटरमाइन है, पर्सनल डस्ट सैम्पलर ऑल्सो। क्या बोला गया, डस्ट एक्सपोजर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द पर्सन, मतलब ऐसे पर्सन जिसको डस्ट एक्सपोजर हो रहा है, तो उसका पर्सनल डस्ट सैम्पलर होना चाहिए, सैम्पलिंग होना चाहिए। मतलब एक पर्सन है, मान लो तुम्हारा कोई आदमी है, लेबर है या कोई ऑपरेटर है, जो कि मान लो लेट्स से ऑपरेटर है, वो एक्सकेवेटर में बैठा है तुम्हारा, और लोडिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा बकेट है ये, तुम्हारा फेस है, तुम्हारा लोडिंग कर रहा है। तो ठीक है, अभी एक्सकेवेटर में बैठा है, तो इतना डस्ट उसको नहीं जा रहा होगा, लेकिन मान लो उसको कुछ काम है, कुछ भी काम है, उसके वजह से बाहर निकला, पूरा डस्ट है बाहर, तो डस्ट पूरा फेस कर रहा है ना। तो क्या बोला है, कौन से टाइप के लोगों को तुम्हें ये पर्सनल डस्ट सैंपल करना पड़ेगा, उनका खुद का मतलब डस्ट सैम्पलिंग करवाना पड़ेगा। तो सैम्पलिंग मतलब उनके बॉडी में कितना डस्ट टाइप का गया, कितना उनको प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो डोजर, ग्रेडर ऑपरेटर, हेल्पर्स, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, तो भाई ये भी डस्ट खाते हैं, तो इनको भी ये भी करेंगे, ठीक है, ये भी कैटेगरी ऑफ पीपल करेंगे, मतलब इनका भी होगा पर्सनल डस्ट सैम्पलिंग। डीलर्स, ड्रेसर्स, जो होल डील करते हैं, वो भी, उनका भी होगा। डंपर एंड टिपर ऑपरेटर, इनका भी होगा, क्यों नहीं होगा। ओवरमैन, अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, ओवरमैन मतलब तुम्हारा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ना, तो इनका भी करेंगे, ये भी डस्ट खाते हैं, तो ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर ई, समझे। तुमको ये सब मशीन पता है ना, तुम लोग को डोजर, ग्रेडर कैसे मशीन होती है, डोजर मशीन कैसे होती है मालूम है तुम लोग को, डोजर क्या रहेगा,
ये तुम्हारा ऐसे क्रॉलर रहेगा और सामने तुम्हारा ऐसे ब्लेड रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा रिपर लगा रहेगा ऐसे, रिपर वाला ब्लेड रहेगा। तो जो भी मटेरियल है इसको ऐसे डोज करेगा, ये डोजर हो गया। हम्म रिपर डोजर, इसे क्या बोलते हैं, रिपर डोजर। एक डोजर, एक तुम्हारा वो होता है ग्रेडर। कैसा होता है तुम्हारा ग्रेडर? तुम्हारा ऐसे, तुम्हारा मान लो वो है, यहाँ पे चक्का है तुम्हारा, तुम्हारा ऐसे ब्लेड रहेगा। ठीक है, ऐसे ब्लेड रहेगा। तुम्हारा यहाँ पे रोड है ना, तो रोड का जितना भी मटेरियल है उसको ग्रेड, रोड को ग्रेड करके जाएगा। पूरा मटेरियल तुम्हारा एक, मतलब जैसे रोड है ना, रोड की एक ऊपर लेयर को ऐसे निकालते हुए जाएगा, तुम्हारा रोड अच्छा बन जाएगा तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ग्रेडर हो गया, ग्रेडर सब तुमको तो पता ही है, डंपर टिपर है ना। सही बता रहा था इसको, कौन कैसा होता है। तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा? ऑल ऑफ देम। कोई डाउट वगैरह तो नहीं है ना? समझ में आया ना ये? क्वेश्चन नंबर 103। Every vehicle used for the transport of explosive in bulk shall be carefully inspected by a competent person once every 24 to ensure that। क्यों करना चाहिए? मतलब अपना मान लो, जो अपना ऐसा ट्रक है या फिर कोई भी व्हीकल है जो कि एक्सप्लोजिव को लेके जा रहा है, ठीक है, एक्सप्लोजिव को लेके जा रहा है, तो एक तुम्हारा ऑथराइज पर्सन होगा जो कि 24 घंटे में, मतलब हर दिन एटलीस्ट एक बार उसको इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इंस्पेक्ट करेगा। तो क्यों जरूरी है इंस्पेक्शन, क्यों करता है वो? बताओ, तुम लोग बताओ, ये तो कॉमन सेंस वाला आंसर। धर्मेंद्र, अमूल, आज तो 6 लोग की क्लास में, बताओ यार, ये कॉमन, टोटली कॉमन सेंस बेस है। तो बताओ क्या आंसर होगा? हुआ क्या तुम लोग का? सेफ्टी पर्पस आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा? सेफ्टी तो है, सेफ्टी तो अपन को देखनी है। बताओ। ओवरमैन? ए, तुम कौन से क्वेश्चन में हो? मैं इसका बोल रहा हूँ भाई, 103 का। ओवरमैन तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, कुछ डाउट है क्या? ऑल, इसका बोलोगे 103 का, ऑल ऑफ देम। तो देखते हैं, लाइट ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग मैकेनिज्म आर इन गुड वर्किंग ऑर्डर। ये ठीक है, ये सब भी देखना जरूरी है ना, क्योंकि अगर ये जरूरी नहीं हुआ और तुम्हारे कहीं पे जाके भीड़ उड़ गया तो एक्सप्लोजिव क्या है, उसमें इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट की वजह से ये ब्लास्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक वायर देखनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो डेटोनेटर है और इलेक्ट्रिक करंट वगैरह मिला तो ब्लास्ट कर सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, सब चीज चेक करना पड़ेगा। फ्यूल टैंक, फीड लाइन से लीक तो नहीं हो रहा है, ऑल ऑफ देम। ये जनरल क्वेश्चन था, बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, मायने की कुछ जरूरत नहीं थी। हम्म अब क्या बोलोगे? 104 वाला। इन अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑयल टेंड्स टू लोअर लोअर सेंसिटिवनेस? तो मतलब तुम्हारा ANFO है ना, इसका कंपोजिशन क्या है तुम्हारा? 94.5% अमोनियम नाइट्रेट, 5.5% फ्यूल ऑयल। तुम्हारा ये बैलेंस रिएक्शन का तुम्हारा कंपोजिशन है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना अगर ऑयल जाए तो कितना हो जाए ऑयल, जिससे तुम्हारा जो ANFO का तुम्हारा सेंसिटिवनेस है ना, वो तुम्हारा कम हो जाए, लोअर हो जाए, है ना। सेंसिटिवनेस मतलब तुम्हारा सेंसिटिव टू इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब तुम्हारा जो ANFO है तुम्हारा किससे इनिशिएट होगा? तुम्हारा डेटोनेटर से होगा। तो अगर अपन इसमें फ्यूल ऑयल ज़्यादा डाल देंगे ना, फ्यूल ऑयल जितनी ज़रूरत होती है उतना ही डालना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, वो तुम्हारा सेंसिटिवनेस खो देगा, तुम्हारा जो इनिशिएशन है डेटोनेटर से उसका होने का चांसेस कम होगा, समझे? तो कितना परसेंटेज? इसका तुम्हारा आंसर है, ये भी याद करने वाला ही है। ठीक है, मतलब रटने वाला ही है, जितना हो सकता है इसको याद करो। तो क्या, 15, 25, 10, 12, तो याद करने वाला ही है। ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगर तुम्हारा फ्यूल ऑयल 10% से ज़्यादा हो गया तो तुम्हारा उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी विल गेट लोअर डाउन। ठीक है, याद कर लो, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें।
105 वाला, हेल्पर्स ऑफ शॉर्ट फायरर शैल नॉट यूज। जो तुम्हारा शॉर्ट फायर होता है ना, शॉर्ट फायर मतलब जो ब्लास्टिंग को इनिशिएट करता है, जो ब्लास्टिंग को तुम्हारा इनिशिएट करता है, शॉर्ट फायर है ना। तो तुम्हारा जो इनिशिएटर हो गया या फिर उसको जो हेल्पर हो गए, है ना, क्या यूज नहीं करनी चाहिए? क्या बैटरी ऑपरेटेड वॉचेस, लेदर शूज विद लेदर सोल्स विदाउट हॉबनेल्स, कॉटन क्लोथ्स, कंडक्टिव टाइप ऑफ फुटवेयर, ऑल ऑफ देम, क्या यूज नहीं करना चाहिए? किसी को मालूम है क्या इसका 105 का? बड़े अमूल, मोर देन 10। चलो वही है 5 वाला बताओ, 105 वाला। किसी को मालूम नहीं चला क्या? तो जो शॉर्ट फायरर है ना, क्या यूज नहीं करना चाहिए? वैसे तो मेरे को लग रहा था कि ये होना चाहिए, कंडक्टिव टाइप ऑफ फूड वेयर नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा था। ठीक है, डी ऑप्शन लग रहा था आंसर, पर ऑप्शन ए दे रखा है। और जगह चेक करने से भी ऑप्शन ए दे रखा है, तो उसको याद कर लो, ऑप्शन ए। बैटरी ऑपरेटेड नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो मेरे को लग रहा है, कि जो तुम्हारा बैटरी है ना, मतलब गंदा कॉन्सेप्ट है, इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लेट से तुम्हारा डेटोनेटर वगैरह है, ठीक है, एक्सप्लोडर वगैरह है। जो तुम्हारा बैटरी ऑपरेटेड वॉचेस है ना, तुम वॉच जो पहनोगे बैटरी ऑपरेटेड, तो वो तुम्हारा खुद का एक सर्किट है, ठीक है, तुम सेल लगा रहे हो, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। और तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़े होगे 11th 12th में, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वो क्या है कि अगर तुम्हारा करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना, ये सब चीज़ें। तो वो तुम्हारा इसमें वो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देगा। तुमने पढ़ा ही है कि छोटा 0.5 एम्पेयर था शायद, कि मिली एम्पेयर था, उससे भी तुम्हारा ये डेटोनेटर ब्लास्ट करता है। तो इसलिए शायद ऑप्शन नंबर ए दिया होगा। वैसे मेरे को तो डी लग रहा था, पर ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका ये रीजन हो सकता है शायद। ठीक है, 5 का ई आंसर क्या दे रखा है? देखो इधर, देखो ये दे रखा है, ई तो नहीं होगा। लेदर शूज विद लेदर सोल्स है ना, इसको इसको क्यों नहीं यूज कर सकता? वो लेदर शूज में तुम्हारा करंट तो है ना पास, कुछ भी करंट वगैरह अगर लेट से है, तो पास थोड़ी ना करेगा। अपन तो जनरली लेदर शूज यूज करते हैं विदाउट हॉब नेल्स, उसमें कोई नेल्स वगैरह भी नहीं रहेगा। तो ये तो कैसे भी नहीं होगा। ये मेरे को डी लग रहा था, लेकिन डी नहीं है इसका आंसर, ए दे रखा है। ठीक है, और रीजन तुमको बता दिया कि सिर्फ ये हो सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ये जैसे तुम्हारा ये करंट वायर है ना, तुम्हारा जो घर में वायर है, ठीक है, जो वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई। तो वायर के अलोंग ऐसे तुम्हारा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे कॉम्पस लेके जाओगे, कॉम्पस, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो ये रीजन हो सकता है तुम्हारा। और आता है 106 नंबर पे। Who shall fix the maximum number of shots that a shot fire may fire in any one shift? कौन फिक्स करता है बताओ? मैक्सिमम नंबर शॉट कितना फायर करना है? क्या एजेंट, कोई एजेंट होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो सब फिक्स करता है? कि ब्लास्टिंग ऑफिसर, की मैनेजर, की सेफ्टी ऑफिसर, नन ऑफ देम, कौन करता है? 306 का नंबर सी, जगह नंबर सी, मैनेजर। बढ़िया। ये भी देखो, ये लर्न है वाला है, लर्न वाला है कि पढ़ो याद कर लो कि मैनेजर करता है बस। ठीक है, मैनेजर। तो अब आते हैं 107 नंबर पे। Which of the following agent is used to give a seed in a permitted seated explosive? तो सीध मालूम है क्या तुम्हें? सीध मालूम है क्या क्या है? हम्म, चलो इधर लिखता हूँ सीध की डेफिनेशन, याद कर लो ये। सीध, सीध क्या है तुम्हारा?
सीध होता है तुम्हारा जो कोटिंग अप्लाई करते हो ना एक्सप्लोजिव पे, ताकि उसका मॉइस्चर, जैसे तुम्हारा कोई एक्सप्लोजिव मान लो एनएफ होगा तुम्हारा, ये ट्यूब है तो उसमें तुम ऐसे कोटिंग लगा दिए ताकि तुम्हारा मॉइस्चर वगैरह से तुम्हारा बच सके। मॉइस्चर हो गया और इम्पैक्ट वगैरह, जनरल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, उससे तुम्हारा वो बच सके, ताकि उसका प्री मैच्योर, मतलब पहले से उसका मतलब अपन इसका डेटोनेशन कब चाहते हैं, इसका हो गया या डेटोनेटर का हो गया, डेटोनेशन कब चाहते हैं, जब अपना ब्लास्टिंग कर रहे हैं उससे पहले अपन नहीं चाहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन ऊपर जो कोटिंग करते हैं उसको सीथ बोलते हैं, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या होगा तुम्हारा, इसका डेफिनेशन क्या होगा सीथ का, कोटिंग applied around explosive to protect it from environmental impact, environmental impact, ठीक है। लाइक मॉइस्चर वगैरह हो गया ना, मॉइस्चर से हो गया, फ्रिक्शन हो गया, टू अवॉइड प्रीमेच्योर डेटोनेशन, ठीक है। तुम्हारा सीथिंग हो गया, ओके। तो तुम सीथिंग कौन से मटेरियल से करते हो, एनजी से करते हो भाई, ये तो खुद एक्सप्लोजिव है तुम्हारा, हाई एक्सप्लोजिव है तुम्हारा, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन। टीएनटी भी तुम्हारा हाई एक्सप्लोजिव है। एनएसीएल चारकोल और NaSCO3, चारकोल तो तुम्हारा ऑयल फ्यूल टाइप का काम करता है, इससे नहीं करते। अच्छा क्या, NaCl और NaSCO3, तो यार इसका आंसर तो वैसे NaCl होना चाहिए, पता है, NaCl होना चाहिए, पर दे रखा है NaSCO3। क्यों दे रखा है मालूम नहीं, क्योंकि NaCl तुम्हारा जनरली तुम सीथिंग के लिए यूज करते हो, सीथिंग कूलिंग तुम्हारा एक्सप्लोर रहता है एजेंट। एक बार चलो अपन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद गूगल करके देखते हैं अपन लाइव, दो परमिटेड सीधा एक्सप्लोर दे भी चलो बोलेंगे सीथ है ना। विच is used to seed permitted explosive, क्या देखा है इसमें, इसमें भी NaCO3 दे रखा है, ओके। ठीक है चलो, NaCO3 दे रखा है तो सही है फिर, ठीक है। क्योंकि गूगल गूगल में बड़ा NaCl दिखा रहा था, NaCl चलो इसका आंसर सही है फिर, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है तुम्हारा, देखो, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी, और ये तुम्हारा डी ऑप्शन नहीं होगा, बचा क्या, सी और डी, सी और ई। तो तुम्हारा इसमें तुम NaCO3 से ही तुम सीथिंग करते हो, ठीक है। सॉल्ट, NaCl तुम्हारा सॉल्ट हो गया, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट दे रखा था आंसर, इसलिए कंफ्यूज हुआ मैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ये भी याद करने वाला ही है, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है क्या, सीथिंग तो पता चल गया क्या होता है, आप कौन से मटेरियल से करते हो, वो तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसको क्या बोलते हो तुम, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई क्यों बोलते हो तुम, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन में तुम्हारा बाई लग जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कोई डाउट है क्या, अमोल, प्रवीण, देना बंधु, दीपू, इसका होगा ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 108 पर। नो स्मोकिंग, नेकेड लाइट और ओपन फायर शुड बी परमिटेड एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वाटर प्रूफ बैग्स कंटेनिंग अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अगर तुम्हारा ANFO से
ठीक है, कितने डिस्टेंस पर तुम स्मोकिंग वगैरह, कितने डिस्टेंस तक तुम स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारा एनएफओ लेफ्ट यहाँ पर तुम्हारा एक्सप्लोजिव रखा है, तो कितनी दूरी तक तुम स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, बताओ कितनी दूरी तक नहीं कर सकते हो। 15 मीटर। अगर तुम यहाँ पे तुम्हारा एनएफओ एक्सप्लोजिव दे रखा है, तो तुम्हें 15 मीटर तक कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है। ये भी याद करने ही वाला है यार, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसका मन होता है 20 मीटर भी कर देता, जो रूल बनाया था, ठीक है, डीजीएमएस का जो रूल है, जो बनाया होगा पहले बार, उसका मन होता है 20 मीटर कर देता, 10 मीटर भी कर देता। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट है क्या? 107 वाले में कोई डाउट है क्या अभी तुम लोग को, बताओ। वो भी याद करनी है, किससे सीडिंग करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज द शॉर्ट फायर, है ना, अनलेस ही होल्ड्स। कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए एक शॉर्ट फायर के पास, इन चार, इन सभी में से कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए? किसी को मालूम है क्या? देखो, जो तुम्हारा अंडर सेक्शन 190 CMR 17 है, 2017, ठीक है, अंडर सेक्शन 190 CMR 2017, जो तुम्हारा कोई भी पर्सन है ना, वो ओपन कास्ट में, किसमें, ओपन कास्ट की बात कर रहे हैं अपन, अंडरग्राउंड नहीं, ओपन कास्ट। ओपन कास्ट में किसी को भी शॉर्ट फायरर नहीं अपॉइंट किया जाएगा जब तक उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट ना हो, मैनेजर सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है, ओवरमैन सर्टिफिकेट ना हो, और सरदार सर्टिफिकेट ना हो। तो एक तुम्हारा ये भी ग्रांट होता है, ठीक है, अंडर रेगुलेशन कोल माइन। तो ये तीन तो तुमने सेक्शन 190 में मिल गया, और या तुम्हें रेगुलेशन में मिल गया, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये भी याद ही करना है। ये तो तुम्हारा कंडीशन है कि ये कंडीशन जब फॉलो होगी तो शॉर्ट फायर का तुम्हें शॉर्ट फायर की तरह अपॉइंट किया जाएगा। तो ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। 100 क्या बोल रहा है, कास्ट ब्लास्टिंग तुमको बहुत बार बता चुका क्या होता है। फॉर द ऑपरेशन टू बी इकोनॉमिकल, द बेंच हाइट शैल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए। ये भी ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टू ITR है ना, इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर। अपने यहाँ क्या चलता है, ITR। क्या ITR का बोला, इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर, तो ये अपना ITR वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। तो तुम्हारा बेंच हाइट किससे ज्यादा होना चाहिए, तो ताकि तुम्हारा जो प्रोसेस है इकोनॉमिकल हो। तो ये भी तुम्हारा याद ही करने वाला है, किससे आना चाहिए, 15 मीटर। कहाँ गया, तुम्हारा 15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 110 बोला ना, 110 का भी 15 मीटर, 15 मीटर तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये याद कर लो, ये याद ही करना है भाई, कास्ट राशि में क्या है, इकोनॉमिकल होने के लिए 15 मीटर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन तुम ये जनरल वाली बात है, जनरल वाली मतलब तुम फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ 15 मीटर ज्यादा होगा तभी भी होगा। भाई बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तुम्हारा डीजल कॉस्ट क्या है, तुम्हारा मैन पावर कॉस्ट क्या है, तुम्हारा मशीनरी कॉस्ट क्या है, तुम्हारा एक्सप्लोसिव कॉस्ट क्या है, तुम्हारे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। ये तो खाली ये जनरल बोलिएगा, ठीक है, तो 15 मीटर से करेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट। 111 वाला, विद इन वॉट डिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट होल स्लीपिंग एक्सप्लोजिव नो पर्सन शैल बी अलाउड टू बी प्रेजेंट। बताओ कितना डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट होल स्लीपिंग विद एक्सप्लोजिव, शॉर्ट होल स्लीपिंग विद एक्सप्लोजिव नो पर्सन शैल बी अलाउड टू प्रेजेंट। कितने, अगर स्लीपिंग होल्स में, शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, स्लीपिंग होल है अगर तुम्हारा, तो कितना दूरी होना चाहिए, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये वो अपन कर चुके हैं ऊपर। कितना दूरी होना चाहिए, 100 मीटर स्लीपिंग होल से, ठीक है, होल से तुम्हारा डिस्टेंस कितना चाहिए, 100 मीटर किसी भी इंसान का, ठीक है। यार आज इतना मजा नहीं आ रहा होगा ना तुम लोगों को पढ़ने में।
सिर्फ याद करने वाले क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्या ही बोलूँ कि इसमें क्या ही बता दो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट में। During electric short firing, the short firer shall use a well-insulated cable of sufficient length to permit him to make proper shelter. And in case of below ground working sufficient to take two right angles turn of pillar. And in no case shall be less than meter in length. मतलब दो कॉन्सेप्ट दे दिया क्या कि तुम्हारा ओपन कास्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया, एक अंडरग्राउंड का। ओपन कास्ट में कितना है तुम्हारा कि तुम्हारा वो शेल्टर ले पाए ना, एक प्रॉपर शेल्टर ले पाए। जो ब्लास्टिंग अगर कर रहा है जो बंदा, इतना उसका इतना मतलब मिनिमम होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर शेल्टर ले पाए, और अंडरग्राउंड में तुम्हारा दो राइट एंगल टर्न ले पाए, ठीक है। तो कितना होना चाहिए मीटर तुम्हारा, कितना मिनिमम मीटर होना चाहिए, बोले उसका 50 मीटर। याद करने वाला है तुम्हारा। ये तुम्हारा ब्लास्टिंग केबल है, ठीक है, ब्लास्टिंग केबल है, उसकी सफिशिएंट लेंथ कितनी चाहिए मिनिमम, सफिशिएंट लेंथ तुम्हारी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, should be greater than equal to 150 50 मीटर, सॉरी 50 मीटर। टू राइट एंगल। The average powder factor in solid blasting in Indian underground coal mines vary from। अभी अंडरग्राउंड अपन लास्ट क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, ओपन कास्ट के लिए ना कितना होना चाहिए, ओपन कास्ट के अपन ने पढ़ा था कितना होना चाहिए। अभी क्या बोल रहा है अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए, अंडरग्राउंड कोल माइन के लिए कितना होना चाहिए, और पाउडर फैक्टर इंडिया में, इंडिया में जो रॉक है, इंडिया में जिस टाइप के रॉक हैं, इन जनरल पाउडर फैक्टर कितना वेरी करता है उसके लिए, उसका आंसर है 2 to 3। इंडिया में तुम्हारा 2 से 3 टन पर केजी पाउडर फैक्टर वेरी करता है। पाउडर फैक्टर पर तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, आई होप तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एट सेंसिटाइजर इन एक्सप्लोजिव। सेंसिटाइजर मतलब क्या होता है, देखो सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी इन एक्सप्लोजिव। तो अपन एक्सप्लोजिव की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सा एलिमेंट तुम्हारा ऐसा है जो कि सेंसिटिविटी बढ़ाता है एक्सप्लोजिव की। NaCl, चारकोल, अमोनियम, गन पाउडर क्या है, गन पाउडर तुम्हारा लो एक्सप्लोजिव है, तुम्हारा सीटिंग करता है, चारकोल तो फ्यूल है, NaCl तो यूज नहीं है। इसका आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन। अपन Ng जो नाइट्रोग्लिसरीन है ना, उसको अपन मिक्स करते हैं ताकि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ सके। मतलब सेंसिटिविटी टू इनिशिएशन, इजिली इनिशिएट हो पाए वो, ठीक है। The maximum number of shots that a shot firer may fire in one shift shall be based on। ये किस पे बेस्ड ऑन है, तो ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग केबल, सर ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग केबल क्या पूछ रहे हो अमोल, मिनिमम लेंथ दोनों केस में तुम्हारा एटलीस्ट 50 मीटर तो होना चाहिए एटलीस्ट। क्या है देखो 150 मीटर ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग केबल, हाँ ओपन कास्ट में तुम्हारा शायद 150 मीटर ही होता है, एटलीस्ट 50 मीटर। सर ओपन कास्ट माइनिंग में ब्लास्टिंग केबल कितना, 150 मीटर लेंथ, एटलीस्ट 50 मीटर। चलो देखते हैं अलग क्या फिर से। During the sort of SL use well and in case of below ground working no case, मतलब ये बोला है कि नो केस मतलब वर्स्ट केस में भी, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन को क्या देगा 150 मीटर ओपन कास्ट में अपन लेते हैं कि 150 मीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस बोलेगा इन नो केस, किसी भी हालत में तुम्हारा 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, समझे। तो मिनिमम वाला लेंगे ना अपन, मिनिमम वाला। वर्स्ट केस में क्या लेंगे अपन, मिनिमम लेंगे ना, सब कम से कम 50 मीटर तो एटलीस्ट हो ही हो। तो मान लो एक बढ़िया चीज अपन को मिल रही है खाने के लिए 100 रुपए में, और एक थोड़ी कम अच्छी चीज मिल रही है 50 रुपए, अपन को भूख लगी है, तो अपन क्या बोलेंगे एटलीस्ट मिनिमम कम से कम इतना तो हो कि अपन कुछ तो खा ले, है ना। वही चीज एटलीस्ट वर्स्ट केस में कुछ तो 50 मीटर, क्वेश्चन नंबर 15।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स दैट अ शॉट फायर में फायर इन एनी वन शिफ्ट शैल बी बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? एक शिफ्ट में तुम कितना शॉट फायर करोगे, कितना होल फायरिंग करोगे, किस पे डिपेंड है? टाइम नॉर्मली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड फायर अ शॉट, कितना टाइम लगा तुम्हें उसे प्रिपेयर और फायर करने में? कौन सा एक्सप्लोडर यूज करो, सिंगल शॉट और मल्टी शॉट, क्या इस पे डिपेंड करता है? सिंगल शॉट करोगे तो तुम्हारा एक एक शॉट करोगे एक बार में, मल्टी शॉट में तुम एक बार में कितना 10 से ज्यादा शॉट करते हो ना मल्टी शॉट में। तो अगर तुम्हारा ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हें तो तुम ज्यादा करोगे होल, कम टाइम लग रहा है तो तुम कम कर सकते हो, ठीक है? क्या डेटोनेटर, कौन सा डेटोनेटर यूज कर रहे हैं, ऑफकोर्स पे भी डिपेंड करता है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय शॉट फायर टू मूव बिटवीन प्लेसेस वेयर शॉट्स आर फायर्ड, ठीक है? तो ये तो सब पे डिपेंड करता है, समझे? मैक्सिमम नंबर शॉट कितना फायर करोगे, चारों ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ए बी सी डी, आंसर ई। कोई डाउट है क्या? कितना टाइम लग रहा है तुम्हें उसको शॉट को रेडी करने में, होल उसको एक्सप्लोजिव भरने में कितना टाइम लग रहा है? सिंगल शॉट एक्सप्लोडर यूज करेगा, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर? सिंगल शॉट करोगे तो बता चुका, एक बार में क्यों होल करोगे? या फिर मल्टी शॉट कर रहे हो तो एक बार में तुम 10 से ज्यादा कर रहे हो, कौन सा डेटोनेटर यूज कर रहे हो, कितना उसको टाइम लग रहा है तुम्हारा पर्सन को मूव करने में, सब चीज पे डिपेंड करता है तुम्हारा कि तुम मैक्सिमम नंबर शॉट कितना करोगे। अगर मान लो ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हारा, ठीक है, अगर तुम्हारा शॉर्ट फायर को मूव करने में तुम्हारा टाइम ज्यादा लग रहा है, जितने एरिया तक उसका इफेक्ट आएगा उस एरिया से बाहर जाने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ऑफकोर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट को कम कर दोगे फिर, है ना? 116 is carried out additionally during control blasting for preventing fire rock। अच्छा, तुम क्या करते हो, तुम जब ब्लास्टिंग करते हो तो फ्लाई रॉक को कंट्रोल करने के लिए इसमें से कौन सा करते हो बताओ? यार अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दो, किसी को मालूम मालूम चल रहा है क्या? 116 वाला बताओ, किसी को समझ में आया क्या? मफलिंग, बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो, कंट्रोल ब्लास्टिंग मतलब क्या है, तुम्हें चाहते हो तुम्हारा फ्लाई रॉक, मतलब तुम्हारा बेंच है, तुमने ब्लास्ट किया तो जो पत्थर है तुम्हारे हवा में नहीं उड़े, तो तुम क्या करोगे? हवा में नहीं उड़े तो तुम जैसे जहाँ पे होल ड्रिल कर रहे हो ना, वहां पे तुम एक तो मैस, लोहे वाला मैस आता है, ऐसे लोहे वाला मैस आएगा, है ना? ऐसे मैस जिसे बोलते हैं अपन, तुम ऐसे रख दिए इसके ऊपर ब्लास्टिंग के ऊपर, उसके ऊपर तुमने एक बोरी में खूब सारी मिट्टी भर रखी है, ठीक है, खूब सारे ऐसे बोरी जैसे तुम मिट्टी भर रखी है उसको डाल दिया, तो ब्लास्टिंग होगा, तो तुम्हारा जो भी फ्लाई रॉक, तुम्हारा रॉक, छोटे छोटे रॉक ऊपर जाने होंगे, वो मैश में फंस के वहीं पे रह जाएंगे, तो वो मफलिंग कंट्रोल ब्लास्टिंग, ठीक है? चार्जिंग तो नहीं होगा, चार्जिंग तो तुम ब्लास्टिंग करने के लिए करते हो, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग क्या ही है यहाँ पे, ड्रिलिंग तो तुम, ड्रिलिंग तो ब्लास्टिंग करने के लिए करते हो, स्टेमिंग तुम ब्लास्टिंग अच्छे से इसलिए करते हो, तो ये नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? नेट वायर, बहुत बढ़िया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स द नॉर्मल ब्लास्टिंग हैज, तुम्हारा नॉर्मल ब्लास्टिंग है, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यूज कर रहे हो, उसका तुम्हारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि इट इज नॉइजलेस, हाँ वो नॉर्मल तुम्हारा नॉइजलेस होता है ना, नॉइज को रिड्यूस करता है, नॉइज लेस होता है। इट हैज ग्रेटर शॉक टू सराउंडिंग, नहीं ऐसा कुछ है नहीं। इट हैज ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन एक्सप्लोसिव कॉलम, ऐसा भी नहीं है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लेस वेयर देयर इज स्टेक करंट, भाई ये तो नॉर्मल है, नॉन इलेक्ट्रिक, उसको करंट से फर्क ही नहीं पड़ता, तो बी सी डी ऑप्शन नंबर, ये सब ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है? क्लियर है ना? अरे तुम्हारा ऐसा कहीं दे ही नहीं रखा कि तो ग्रेटर शॉक होगा सराउंडिंग को एक्सप्लोसिव कॉलम पे तुम्हारा ज्यादा इफेक्ट आएगा, और डी ऑप्शन तो वैसे ही तुम्हारा गलत है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? पॉप शूटिंग प्लास्टर शूटिंग, ये क्या होता है बताओ? पॉप शूटिंग प्लास्टर शूटिंग क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है तुम्हारा? तुम्हारा, तुमने बेंच है तुम्हारा, तुमने ड्रिल किया, तुमने ब्लास्ट किया, ब्लास्ट किया तो बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए तुम्हारे, ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर आ गए, तो बड़े बड़े बोल्डर को तो हॉल करना, लोड करना डिफिकल्ट है, तो तुम क्या करोगे, उसको फिर से ब्लास्ट करोगे, तो दोबारा जो ब्लास्टिंग करते हैं उसको सेकेंडरी ब्लास्टिंग बोलते हैं, क्या? सेकेंडरी ब्लास्टिंग। तो पॉप शूटिंग प्लास्टर शूटिंग ये तुम्हारी टाइप है इसके सेकेंडरी ब्लास्टिंग के, ठीक है? समझे? समझ गया ना? तो पॉप शूटिंग एंड ब्लास्टर शूटिंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी ब्लास्टिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्मूथ ब्लास्टिंग फॉर इंटर सीम ड्रिफ्टिंग इज द टेक्निक फॉर, कौन सा टेक्निक है तुम्हारा? स्मूथ ब्लास्टिंग मतलब क्या है तुम्हारा? ब्लास्टिंग तुम्हारा अच्छे से हो ना, वो स्मूथली हो, मतलब इंटर सीम बोल रहा है, मतलब देखो लेट से तुम्हारा ये सरफेस है, ठीक है, पेड़ वगैरह लगा है, तुम्हारा यहाँ पे एक कोल सीम है, ठीक है, तुम्हारा ओवरबर्डन नहीं है, तुम्हारा कोल सीम हो गया, कोल सीम। फिर यहाँ तुम्हारा मान लो ओवरबर्डन हो गया, फिर यहाँ पे तुम्हारा कोल सीम हो गया। तो अगर तुम यहाँ का ओवरबर्डन तुम ब्लास्टिंग कर रहे हो, ओवरबर्डन निकाल रहे हो कोर और तुम्हारे और बॉडी को एक्सपोज करने के लिए, तो तुम कैसी ब्लास्टिंग करोगे? स्मूथ ब्लास्टिंग करोगे, ठीक है। तो अपन क्यों करना चाहते हैं स्मूथ ब्लास्टिंग? ठीक है, क्या प्रोडक्शन के लिए? बताओ, क्या प्रोडक्शन के लिए? अब तो ओवरबर्डन निकाल रहे हैं तो उसका तो प्रोडक्शन इतना कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन तो ठीक है, मतलब अगर कोल्ड स्टीमिंग करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन क्या मेन रीजन स्मूथ ब्लास्टिंग के प्रोडक्शन के लिए है क्या? अपन एक बार में बहुत ज्यादा ब्लास्ट भी कर दे तब भी अपना प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, तब भी तो प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन अपना मेन पर्पस स्मूथ ब्लास्टिंग में ये नहीं है। रिड्यूसिंग ओवरब्रेक, इंप्रूविंग पुल, रिड्यूस फ्लाई रॉक, कास्टर, क्रेटर ब्लास्टिंग। तो क्या है तुम्हारा रिड्यूसिंग ओवरब्रेक? मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम्हारा लेट्स से एक कोल सीम है ना, तुम्हारा एक कोल सीम है अगर, तो उसका इम्पैक्ट अगर तुम यहाँ पे ब्लास्टिंग कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे दूसरे वाले कोल सीम पे ना जाए, ठीक है। मान लो अगर तुमने यहाँ पे ब्लास्टिंग किया, उसका इम्पैक्ट यहाँ गया, इसमें क्रैक डेवलप हो गया, तो तुम यहाँ पे तुम फिर अपना मतलब कुछ भी करना है, लोडिंग होलिंग डंपिंग, वो प्रोसेस तुम यहाँ पे नहीं कर पाओगे, वो तुमको दिक्कत करेगा अगर क्रैक वगैरह आ गया तो, ठीक है। तो क्या है रिड्यूसिंग ओवर ब्रेक, समझे? इंटर सीम है तुम्हारा, एक का तुम्हारा दूसरे पे ना जाए इफेक्ट, समझ गए? मेन पर्पस ये है स्मूथ ब्लास्टिंग का तुम्हारा इंटर सीम में, समझे? नॉर्मल हेल्प इन रिड्यूसिंग, नॉर्मल क्या हेल्प करता है तुम्हारा? फ्लाई रॉक कंट्रोल में करने में करता है क्या? फ्लाई रॉक तो नहीं करता। ग्राउंड वाइब्रेशन, उसका भी लेना देना, एयर वाइब्रेशन नहीं। नॉर्मल मतलब क्या है तुम्हारा? नॉइज रिड्यूस करेगा, एक तो तुम्हारा नॉइज रिड्यूस करेगा, ठीक है। और अपन ने क्या पढ़ा है? नॉर्मल, नॉर्मल जो है तुम्हारा नॉइज रिड्यूस करेगा, पढ़ रखा है ना अपन, नॉइज लेस। लेकिन नॉर्मल क्या है तुम्हारा? नॉन इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक है। तो तुम अगर नॉर्मल, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं कर रहा है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा है, तो तुम अगर लेट्स से होल में तुमने डाला, तो एक्सप्लोजिव तुम्हारा अगर बेट है, तो अगर तुम्हारा डेटोनेटर वगैरह बेट हो गया, तो उसको फर्क नहीं करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी तुम्हारा डेटोनेट करेगा। तो तुम्हारा क्या है, इस सेंसिटिव, तुम्हारा मतलब इसको, इसकी सेंसिटिविटी को ना फर्क नहीं पड़ रहा है, इस सेंसिटिविटी डजेंट गेट अफेक्टेड, समझे ना? अगर मान लो वही करंट वाला होता तो वो मतलब उसको इफेक्ट पड़ जाता है ना, करंट वाला होता तो पानी वानी पड़ता, तो उसको पानी, करंट वाले में पानी पड़ेगा तो ऑफकोर्स उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। तो नॉर्मल हेल्थ रिड्यूसिंग कहता है एक्सप्लोसिव डिसेंटिलाइजेशन, ठीक है। मरकरी फल्मिनेट, ये क्या है तुम्हारा? मरकरी फल्मिनेट, ये तो तुम्हारा क्या है तुम्हारा? ये तो तुम्हारा प्राइमरी है ना, प्राइमरी की सेकेंडरी, कौन सा एक्सप्लोसिव तुम्हारा? मरकरी फल्मिनेट प्राइमरी की सेकेंडरी है, उसकी बोल रहा हूँ खुद। मरकरी फल्मिनेट प्राइमरी है, ये तुम्हारा क्या है? प्राइमरी एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव। तो ठीक है, तो तुम्हारा मरकरी फर्मिनेट इज यूज इन डेटोनेटर्स एज एडिटिव सेंसिटिव एक्सप्लोसिव डेटोनेटिंग कॉर्ड्स सेकंड, क्या है तुम्हारा? जो मरकरी तुम्हारा प्राइमरी एक्सप्लोसिव है, तुम्हारा किस में यूज होता है? तुम्हारा डेटोनेटर में यूज होता है। डेटोनेटर पढ़े हो ना तुम, मतलब फ्यूज हेड हो गया, यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी चार्ज हो गया, फिर तुम्हारा सेकेंडरी चार्ज हो गया, फ्यूज हेड तुम्हारा इसको इग्नाइट करेगा, इसको इग्नाइट करेगा। तो यहाँ पे तुम मरकरी फल्मिनेट भी यूज करते हो। सेकेंडरी में तुम क्या यूज करते हो? टीएनटी, पीईटीएन, समझे? ऑप्शन नंबर ए।
फ्यूज हेड ऑफ इलेक्ट्रिक डेटोनेटर आर प्लेस। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर की बात कर रहा है, ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बनाते हैं, ठीक है। ये अपना डायग्राम बना रहे हैं इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का। तो ये तुम्हारा केबल हो गया ना, वायर केबल हो गया, वायर केबल हो गया। ये तुम्हारा क्या है, डीले एलिमेंट है, क्या डीले एलिमेंट। ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्यूज हेड हो गया, फ्यूज हेड। ये तुम्हारा अभी पड़ता है प्राइमरी चार्ज, प्राइमरी नहीं दिख रहा है क्या? प्राइमरी चार्ज है ना, प्राइमरी चार्ज। ये क्या हो गया तुम्हारा, सेकेंडरी चार्ज, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि तुम्हारा जो फ्यूज हेड है ना, फ्यूज हेड है तुम्हारा, ये फ्यूज हेड हो गया तुम्हारा, फ्यूज हेड तुम्हारा डीएल एलिमेंट के बाद लग रहा है, आफ्टर डीएल एलिमेंट, ठीक है। कोई डाउट वगैरह? आई होप नहीं होगा। डी कपल चार्ज रिजल्ट इन, डी कपल तो तुमको कल ही बता दिया, डी कपलिंग चार्ज क्या होता है। किसी को याद है क्या, अमूल कल की क्लास में थे क्या तुम? बताओ डी कपलिंग, किसी को मालूम क्या डी कपलिंग चार्ज क्या होता है? शायद मैं 2-3 बार बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। इस बार तुम लोग बताओ क्या होता है डी कपलिंग चार्ज। प्रवीण, अमूल, मुकेश, दीनबंधु। किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम क्या डी कपलिंग चार्ज है यार? ये तुम्हारा क्या होगा, होल है ना, होल का डायमीटर है तुम्हारा, होल डायमीटर, इसको एच डी बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, डायमीटर एक्सप्लोसिव है ना, डायमीटर डी एच, सॉरी, डायमीटर एच, होल डायमीटर एक्सप्लोसिव। तो जब तुम्हारा डायमीटर होल तुम्हारा बड़ा होता है एक्सप्लोसिव के डायमीटर से, उसको क्या बोलते हैं, डी कपल। क्या बोलते हैं, डी कपल चार्ज। समझे कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट समझे? डी कपल चार्ज क्या है? तो तुम्हारा जो डायमीटर है तुम्हारा इससे बड़ा होता है एक्सप्लोसिव से, है ना, एक्सप्लोसिव डाल रहे हो तो एक्सप्लोसिव का छोटा है तुम्हारा होल से, तो क्या बोला जाता है उसे, डी कपल चार्ज। तो डी कपल चार्ज किसी को नहीं मालूम था क्या? तो डी कपल चार्ज क्या बोल रहे हैं, डी कपल चार्ज, डी कपल चार्जिंग रिजल्ट्स इन किस, उससे क्या आता है मतलब, डी कपलिंग चार्ज अपन क्यों करते हैं, अगर कभी करते हैं ना होल में, अगर अपन डी कपलिंग चार्ज करते हैं क्यों करते हैं, क्या रीजन है? तो क्या है तुम्हारा, उसका रीजन क्या है तुम्हारा, तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन। देखो अगर तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हारा थोड़ा देखोगे एयर गैप है ना, एयर गैप आया यहाँ पे भी एयर गैप आया, यहाँ पे मान लो तुमने स्टेमिंग कर दिया, ठीक है, तुमने स्टेमिंग कर दिया, तो एयर गैप आया, तो उससे क्या होगा तुम्हारा, एयर गैप आने से तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा एयर है ना, एयर गैप, व्हाट हाउ डज इट एक्ट, वो कैसे एक्ट कर रहा है, योर एयर गैप, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
टू सराउंडिंग रॉक, ठीक है, सराउंडिंग रॉक, एयर गैप आ गया ना, तो तुम्हारा सराउंडिंग में तुम्हारा जो आजू बाजू और जो रॉक होंगे उसको थोड़ा इंसुलेट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है तुम्हारा एनर्जी का उधर ट्रांसफर होने को, ठीक है, एक ये हो गया। एक तुम्हारा क्या हो गया, पीपीवी जो तुम्हारा वो है ना, जो तुम्हारा तुम्हारा जो पीपीवी है ना, पीपीवी वैल्यू, तो वो तुम्हारी कम हो जाती है, लोअर हो जाती है, पीक पार्टिकल वेलोसिटी, एनर्जी तुम्हारी कम ट्रांसफर हुई, तुम्हारी पीक पार्टिकल वेलोसिटी कम हो गई, पीक पार्टिकल वेलोसिटी कम हुई, तुम्हारा वाइब्रेशन कम हुआ, और तुम्हारा फोकस, अगर तुम्हारा एनर्जी जा रहा है तो बेटा फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है, फोकस लिए एनर्जी जा रहा है तुम्हारा आसपास के उसमें जा रहा है तो ब्लास्टिंग फ्रेगमेंटेशन अच्छे से होगा और वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 125, यूनिट ऑफ ब्लास्ट इंड्यूस वाइब्रेशन इज, ब्लास्ट इंड्यूस वाइब्रेशन क्या है, पीपीवी, पीक पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। ब्लास्ट इंड्यूस वाइब्रेशन को अपन किससे मेजर करते हैं, पीपीवी से। पीपीवी का यूनिट क्या है अपना, बताओ, किसी को मालूम है क्या पीपीवी का यूनिट, मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब तुम्हारा जब ग्राउंड का जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है मिलीमीटर में पर सेकेंड, है ना, मिलीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड में कितना मिलीमीटर मूव करता है, ऑप्शन नंबर ए। अब वेलोसिटी ऑफ टर्म, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, बीओडी क्या है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, तो इज द टर्म रिलेटेड टू एयर ब्लास्ट, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोडर, साउंड ब्लास्ट, सेकेंडरी ब्लास्टिंग, ये तो सबको पता है, एक्सप्लोजिव से डिपेंडेंट है तुम्हारा, मतलब एक्सप्लोजिव से रिलेटेड है, ठीक है। द बेस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डेटोनेटर अभी बता चुका, बेस चार्ज क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे पीटीएन टीएनटी दोनों दे रखा है, ठीक है, दोनों बेस चार्ज होते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा पीटीएन है मोस्ट कॉमनली यूज है, सबसे ज्यादा तुम पीटीएन यूज करते हो, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या देखा है, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ अ सॉक ट्यूब इनिशिएटिंग सिस्टम, सच है नॉर्मल, नॉर्मल के लिए के बारे में क्या सच नहीं है बोल रहा है ना, तुम जो नॉर्मल यूज करते हो इसके बारे में इसमें क्या सच नहीं है, मतलब क्या गलत दे रखा है। नीड डेटोनेटर फॉर इनिशिएशन, क्या जो तुम्हारा नॉर्मल है उसको डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है इनिशिएशन के लिए, नॉर्मल है तुम्हारा उसको भी वेव की जरूरत पड़ती है तुम्हारी, ठीक है, शॉक वेव की, नॉर्मल तुम्हारा शॉक वेव जनरेट होगा, फिर वो तुम्हारा प्राइमरी को करेगा, फिर प्राइमरी का जो तुम्हारा शॉक वेव सेकेंडरी उसको करेगा, ये तो सही है। कैन बी यूज इन द बॉडी कंडीशन, कोई करंट वाला लेना देना नहीं है इसका मामला, तो यूज कर सकते हो। नॉट अफेक्टेड बाय स्टैटिक करंट, नहीं है, क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज, ये तो गलत दे रखे हैं, नॉर्मल तुम्हारा नॉइजलेस है, नॉइज लेस या फिर लेस नॉइज, है ना। ट्रू बॉटम होल इनिशिएशन सिस्टम, मतलब तुम नीचे से इनिशिएट कर सकते हो उसे, बॉटम से, जैसे तुम्हारा होल है, तुम्हारा होल नीचे से इनिशिएशन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी पढ़ के, यही पढ़ के पता चल गया कि डी होगा, ठीक है। द बॉडी वेव इन ग्राउंड एक्शन ड्यू टू ब्लास्टिंग आर, तो तुम्हारा जो अब वो होता है ना, तुम्हारा क्या वेव है ना, कितने टाइप की होती है तुम्हारी वेव, एक बॉडी वेव हो गया, एक तुम्हारा सरफेस वेव, है ना। सरफेस वेव मतलब जो तुम्हारे सरफेस में ट्रेवल करे, बॉडी मतलब वो तुम्हारे पूरे अर्थ के अंदर मूव कर जाए। बॉडी वेव तुम्हारी कितने टाइप की होती है तुम्हारी, तुम्हारी बॉडी वेव होती है तुम्हारी दो टाइप की होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, ठीक है। और सरफेस वेव तुम्हारी कौन कौन सी होती है, रेलव, RAYLEIG, रेलव वेव और लव वेव, ठीक है। तो उसको अगर तुमको ज़्यादा जानना होगा तो तुम यूट्यूब में एक बार देख लेना, अच्छे से पता चल जाएगा क्या होता है पूरा। तो ये तुम्हारा पीस एस एक अलग अलग देखा तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, मैं दोनों ही तुम्हारे बॉडी वेव होते हैं, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर, ये देखो अपना आज का अब लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद अपनी क्लासेस खत्म। क्या बोल रखा है, पी परमिसिबल पीक पार्टिकल वेलोसिटी एट द फाउंडेशन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स मैनी मीडिया डिपेंड ऑन ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड, मतलब जैसे तुम यहाँ पे तुम्हारा माइनिंग चल रही है, तुम्हारा माइंस है, और तुम्हारा कुछ दूरी पे तुम्हारा कोई बिल्डिंग वगैरह है, कोई स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है। तो उसमें अपन के कुछ लिमिट होती है पीपीवी की, कि अपना जो पीपीवी है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कोई वैल्यू है एक्स, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिमिट होती है। तो उसी की बात कर रहा है
कि किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा ऑनरशिप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑनर कौन है तुम्हारा, कोई प्राइवेट पार्टी है कि गवर्नमेंट है, स्ट्रक्चर कैसा है तुम्हारा, मतलब लोकल है कि तुम्हारा बड़े बड़े बिल्डिंग है क्या है, और किस पे डिपेंडेंट करता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा नेचुरल फ्रिक्वेंसी, क्या नेचुरल फ्रिक्वेंसी, मतलब और इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। अब मतलब देखो, तुम लोगों ने वो पढ़ा क्या, रेजोनेंस पढ़ा क्या, रेजोनेंस, मतलब ये कोटा में जो कोचिंग है ना रेजोनेंस, उसकी बात नहीं चल रही है। मतलब रेजोनेंस मतलब क्या है, जैसे तुमने ट्यूनिंग फॉर्क देखा है क्या, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे रहता है तुम्हारा, ठीक है। और तुम क्या करोगे, जैसे यहाँ पे टेबल है, तुम ट्यूनिंग फॉर्क को इसमें को ऐसे मारोगे तो तुम्हारा ये वाइब्रेट होगा, तुम्हारा ऐसे 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 अपने पोजीशन पे ऐसे, ये वाला वाइब्रेट होगा, ये ऐसे वाइब्रेट होगा। तो इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, लेट्स से 20 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में तुम्हारा ये 20 बार, एक सेकंड में 20 बार ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा अपनी पोजीशन में, ठीक है। तो मान लो एक तुम्हारा 20 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है, और एक तुम्हारा 40 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है, सबकी अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा टेबल है, जो अपने इस अर्थ में, यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट है ना, सबकी अपनी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, सबकी एक नई फ्रिक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अगर दोनों की तुम्हारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच हो गई ना, तो तुम्हारा होता है रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस, ठीक है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच होना मतलब तुम्हारी जो एनर्जी अभी इसकी होगी, तो तुम्हारी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, समझे। नेचुरल रेजोनेंस में क्या होता है, तुम्हारी जो एनर्जी होती है, तुम्हारी जो इनिशियल एनर्जी होगी इसकी, और दोनों की अगर रेजोनेंस हो जाता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज है, ये देखो अभी, ये समझ गए, अब ये समझो, इसमें क्या है, तुम्हारा डोमिनेशन, डोमिनेंट एक्साइटेशन प्रॉपर्टी है ना, फ्रिक्वेंसी, इसी की बात कर रहा है ये, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, किसकी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है। मतलब तुम्हारा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ना, उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। और तुम्हारा जो वेव है, और उसी फ्रिक्वेंसी से अगर तुम्हारा उसकी जो पीपीवी वैल्यू है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उतनी ही है जितनी इसके बिल्डिंग स्ट्रक्चर उतनी है, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा तेज वाइब्रेशन होगा, और तुम्हारा कम पीपीवी में भी, तुम्हारा कम पीपीवी में भी तुम्हारा ये तुम्हारा बिल्डिंग गिर जाएगा। समझ गए, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी आता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ से अपना होता है क्लास खत्म। कोई डाउट वगैरह है क्या, क्लास समझ में आया क्या तुमको। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट, कौन कौन है, दीनबंधु, स्मित, रंजन, धवल, प्रवीण, संजय, अमूल्य, राकेश, शशिकांत, श्रीकांत। तो इसमें एक ही दो हैं जो प्रीवियस क्लास में अटेंड करते थे, जैसे अमूल हो गए, शशिकांत हो गए, बाकी सब तो न्यू लग रहे हैं। और इतने सारे लोग आज न्यू क्लास में आए हैं, मतलब लास्ट क्लास में आए हैं। चलो तुम लोग एक काम करो, प्रीवियस है ना लेक्चर देख लो, जो जो आज फर्स्ट अटेंड किया है क्लास, प्रीवियस लेक्चर तुम लोग देख लो, कुछ डाउट होगा तो अपना जो ग्रुप है ना, उसमें वो करो, उसमें मेरा नंबर भी है, कुछ डाउट होगा तो मैसेज करो कि सर ये डाउट है, ये समझ नहीं आया, तो मैं तुमको फिर बताऊंगा उसे, ठीक है। अपनी क्लास होती है अब से खत्म। अपन ने क्या क्या टॉपिक पढ़ चुका, ब्लास्टिंग पढ़ चुके हैं अपन, इससे पहले अपन 3 टॉपिक और कवर कर चुके हैं। तो फिर कैसा लगा, मजा आया पढ़ने में क्या। अमूल्य डेली अटेंड करता था, और एक समय सत्यकांत भी पहले अटेंड करता था डेली, मजा आया क्या पढ़ने में। कैसा होगा रिव्यू, एक बार तुम लोग बताना मेरे को कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर कभी और कोई क्लास अगर लूंगा तो फिर अपन मिलते हैं। चलो ठीक है ना, सबको बाय।
तुम लोग को बेस्ट ऑफ लक सबको, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। और मेन क्या है ना, जैसे क्वेश्चन अपन ने करा, तो अपन सब में लिखा रखा है कि इसमें ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया है। तो तुम्हारा जो एग्जाम है उसके हिसाब से तुम लोग पढ़ाई करो। अगर उसमें कॉन्सेप्ट वाला है तो कॉन्सेप्ट समझो, रटने वाला है तो तुम रटो। मतलब क्या है कि तुमको एग्जाम निकालना है, तुम्हारा मेन फोकस क्या है, एग्जाम निकालना है। चाहे वो तुम समझ के निकालो, चाहे तुम रट के निकालो, मेन पर्पज है एग्जाम निकालना। तो अच्छे से पढ़ लो। चलो ठीक है, बाय।